हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अब बिल्कुल भी प्रिपरेशन छोड़ने का समय नहीं है। जो लोग कर रहे हैं ना, वो कंटिन्यूसली अपना तैयारी करते रहें। और जिन लोगों ने अभी शुरुआत नहीं करी है प्रिपरेशन करने की, वो भी अपना स्टार्ट कर देंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 मंथ है आपके पास। उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स ज़रूर पीएनपी जो है कंडक्ट करवा लेगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते चलिए। तो आज की क्लास है आपकी बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की। और बाल विकास आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर है, जो कि आपका 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो बाल विकास में आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6, जो कि ये बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लोग आजकल अपने थोड़ी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम तेज़ी से बदल रहा है। तो बरसात के सीज़न में जल्दी इन्फेक्शन हो जाता, फ्लू वगैरह हो जाता, फीवर आने लगता है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर भी फीवर वगैरह आ गया तो पढ़ाई में थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आजकल मुझे बहुत फीवर आ रहा है, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे क्लासेस लेनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपकी क्लासेस अगर बीच में छोड़ दूंगी ना, तो आप लोगों का बहुत लॉस हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का बिल्कुल भी लॉस हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपकी सीटीपी का चैप्टर 6 है, जो कि है आपका बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। चलिए देखते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट हेडिंग है आपकी, विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा है आपका? वंशानुक्रम। और दूसरा है वातावरण। तो देखिए कैसे वंशानुक्रम आपके विकास को प्रभावित करता है। आ जाइए, फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए वंशानुक्रम, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हेरिडिटी। वंशानुक्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ वंश है, प्लस प्लस क्या है? अनुक्रम। वंशानुक्रम आपका जो है वंश प्लस अनुक्रम से बना है, अर्थात वंश के क्रम अनुसार होता है। क्या होता है? विकास आपका वंश के क्रम के अनुसार होता है। अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण ही वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाता है। वंशानुक्रम का आपका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपके पूर्वज हो गए, पूर्वज जैसे कि दादी बाबा, नाना नानी। ठीक है, हो सकता है कि उनके गुण जो है आपके अंदर आ गए हों, अपने माता पिता के गुण आपके अंदर आए हों। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपके होने वाली संतानें जो हैं, आपके गुण जो हैं उनमें जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके माता पिता के जैसे आपके बच्चे दिखें, उनके अंदर शारीरिक विकास, मानसिक विकास वैसा हो। ये भी हो सकता है कि आपके अनुसार दिखें वो। ठीक है, तो चलिए, तो वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण हो जाना। क्या हो जाना? ट्रांसफ़र हो जाना। क्या कहलाएगा आपका? वंशानुक्रम कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं जेम्स ट्रेवर के अनुसार। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। इन्होंने क्या कहा? जब जैसे माता पिता होंगे, उनका जैसे शारीरिक विकास उनका जैसे हुआ होगा, जैसी उनकी मानसिक क्षमताएं होंगी, तो उनके बच्चे भी कैसे होंगे? उनके ही अनुसार होंगे। उनके जो माता पिता के गुण हैं, उनके बच्चों में क्या हो जाएंगे? हस्तांतरण हो जाएगा, या फिर आप कह लेंगे स्थानांतरण हो जाएगा, या फिर आप कह लेंगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे गुण। ठीक है, आगे आ जाइए। वुडवर्थ के अनुसार देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा। वंशानुक्रम में सभी बातें आ जाती हैं। इनका क्या कहना है? वंशानुक्रम में सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं, ठीक है, वरन गर्भधान के समय। मतलब कि बच्चा जब अपनी माता के गर्भ में होता है, तब जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। इनका क्या कहना था? बच्चा जब जन्म नहीं ले पाता है, अपनी माता के गर्भ में ही होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? वंशानुक्रम में जो उसके जो माता पिता के गुण जो हैं, गर्भावस्था के ही समय उसके अंदर क्या होता है? आ जाते हैं। इनका ये कहना था। आगे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका BN झा के अनुसार। इन्होंने क्या कहा देखिए। व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं
के समस्त योग का अनुक्रम, समस्त योग को वंशानुक्रम कहते हैं। इनका क्या कहना था? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं के समस्त योग को वंशानुक्रम कहते हैं। तो इन्होंने इनका देखिए, जितने भी मनोवैज्ञानिक आपके हुए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इनका भी इन्होंने घुमा फिरा के, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका यही कहना था कि जो बच्चा जैसा है वो अपनी माता पिता के कारण ही है, क्योंकि उसके अंदर अपने उसके माता पिता के गुण क्या हुए, ट्रांसफ़र हो गए। ठीक, रूथ वेडिक्ट के अनुसार देखते हैं, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। इनका भी वही कहना था, वंशानुक्रम जो है, जो माता पिता के जो गुण थे बच्चों में ट्रांसफ़र हो गए तो वही वंशानुक्रम कहलाया। इनका भी वही कहना है। चलिए आगे देखते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, तो इंग्लिश में आपको इसको बोलेंगे प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। मानव शरीर कोषों का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में आप बोलेंगे कोषों का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, कोष नहीं जो जानते हैं वो कोशिका तो सभी ने सुना होगा। ठीक, कोशिका का योग होता है। ठीक है, शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष जाइगोट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। देखिए, शरीर हमारा किससे बना है? सेल्स से मिलकर बना है। जैसे कि एक घर हो गया, आपको बनाना है तो आप उसमें क्या करेंगे? शुरुआत किससे करेंगे? एक ईंट लेंगे। एक ईंट से तो आपने देखा होगा कि आपका घर प्रारंभ होता है बनना, तो एक ईंट पहले स्टार्ट होती है, उसमें लगती है, एक ही ईंट तो प्रारंभ होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके पूरा घर बन जाता है। ठीक, तो हमारा शरीर क्या है? कोशिकाओं से, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक, आ जाइए आगे देखते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र क्या है? प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 पित्रक यानी कि जीन्स होते हैं। पित्रक को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। जो हमारे जीन्स जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं? वंशानुक्रम का निर्धारण करते हैं। चलिए आ जाइए देखते हैं, आगे आ जाइए। देखिए, मेल यानी कि पुरुष, मेल का मतलब है पुरुष। इसमें कितने स्पर्म पाए जाते हैं? आपके शुक्राणु कितने पाए जाते हैं? 23 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। शुक्राणु को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? स्पर्म बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेल जो होता है, ठीक है, 23 क्रोमोजोम्स जो होते हैं मेल में होते हैं, और 23 किस में होते हैं? फीमेल में होते हैं। फीमेल यानी कि स्त्री में। स्त्री क्रोमोजोम जो होते हैं, स्त्री के क्रोमोजोम कितने होते हैं? ओवम। इसका किसको क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। ओवम मतलब होता है क्या होता है? यज्ञ होता है। ठीक, जब ये दोनों मिलते हैं, शुक्राणु और ओवम जब दोनों मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? आपका जाइगोट का। ठीक, फिर जाइगोट का जो फर्टिलाइजेशन आपका हो जाता है तो क्या बनता है? आपका एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो को हिंदी में आप कहेंगे भ्रूण कहेंगे। ठीक है, जिन लोगों को लिखना है भ्रूण हिंदी में लिख सकता है। ठीक, भ्रूण कहेंगे। ठीक, तो इसमें तो 23 क्रोमोजोम किसके होंगे? स्त्री के, और 23 किसके होंगे? पुरुष के। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट का जो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा? आपका एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि भ्रूण बन जाएगा। ठीक, और जो है आपका जो जेंडर निर्धारण होता है वो पुरुष के जो है उस स्पर्म के ऊपर निर्धारित करेगा, पुरुष का स्पर्म, कि आपकी होने वाली संतान जो है स्त्री होगी या पुरुष होगा। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। तो देख लेते हैं संयुक्त कोष किसे कहेंगे। आ जाइए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनके लिए मैंने अलग से लिख दिया है, देख लीजिए। संयुक्त कोष, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। एक गाढ़े तरल पदार्थ
साइटोप्लाज्म का बना होता है। किसका बना होता है? ये साइटोप्लाज्म का बना होता है आपका जायगोट। ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक, नाभिक मतलब न्यूक्लियस होता है, जिसके भीतर गुणसूत्र होते हैं। आपके गुणसूत्र जो होते हैं किस में पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं आपके गुणसूत्र। ठीक है। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 स्त्री के होते हैं और 23 पुरुष के होते हैं। ठीक, आगे आ जाइए, देखिए गुणसूत्र किसे कहेंगे। गुणसूत्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको क्रोमोजोम बोलेंगे। कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचनाएं जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती हैं। जो हमारे गुणसूत्र जो होते हैं ना, जो किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती हैं गुणसूत्र कहलाती हैं। ठीक, गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे आपके गुणसूत्र? जोड़े में पाए जाएंगे। संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, जिसमें आधे पिता द्वारा प्राप्त होते हैं और आधे माता द्वारा। ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जिनको जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। बाईस जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। जो 22 जोड़े आपके क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। समान होते हैं इसलिए इनको क्या कहेंगे? ऑटोसोम कहेंगे। ठीक है। और जो 23 यानी कि 23rd गुणसूत्र जो होता है आपका, ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, जिसे एलोजोम कहते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो उसको क्या कहते हैं? एलोजोम। इसके कारण ही जो है बच्चे का सेक्स जो है मतलब निर्धारण होता है कि बच्चा जो है मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है। तो आपका क्या होगा? XX जो क्रोमोसोम होंगे वो किसके होंगे? महिला के होंगे। और XY क्रोमोसोम किसके होंगे? पुरुष के होंगे। ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, आगे देखते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। ये आ जाइए। स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो स्त्रियां होती हैं उनमें कैसे 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 गुणसूत्र पाए जाते हैं? XX पाए जाते हैं। जबकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिल जाता है तो एक लड़की का जन्म होता है। देखिए, एक पुरुष है, ठीक है, उसके XY क्रोमोसोम है। ठीक, पुरुष का XY हो गया और महिला का क्या था? XX। अब इनमें क्या हुआ? दोनों के XX क्रोमोसोम मिल गए। क्या हो गया? XX क्रोमोसोम मिल गया तो किसका जन्म हो जाएगा? लड़की का जन्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। और जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से जुड़ जाता है तो एक लड़के का जन्म हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? जब वो स्त्री का गुणसूत्र जो होता है X और जो है पुरुष का जो गुणसूत्र XY होता है। देखिए, महिला का जो होता है XX होता है, आपको मैंने अभी बताया, और पुरुष का क्या होता है? XY होता है। जब ऐसा हो जाता है कि X मिल जाता है तो क्या होगा? लड़की का जन्म होगा। और XY जब मिल जाएगा तो किसका जन्म हो जाएगा? मेल का हो जाएगा, यानी लड़के का जन्म हो जाएगा। अभी मैं इसको आगे से आपको अच्छे से समझा दूंगी, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। आ जाइए, देख लीजिए, ये मैंने आपको समझाया है कैसे होता है। देखिए, एक तरफ लिख लेते हैं XY और इधर लिख लेते हैं XX। तो क्या करेंगे? पहले हम ये X जो है
इसका क्या करेंगे, एक्स से कर देंगे। ये एक्स वाई है ना, ये एक्स है और ये एक्स वाई, तो इससे हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स और एक्स बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हम एक्स और वाई का करवा लेंगे। देखिए ये वाई है, एक्स और वाई का हम करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका एक्स वाई क्रोमोजोम बनेगा, यानी कि लड़का बन जाएगा। ठीक, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, और आगे देखिए, फिर से वही करेंगे हम। हमारा किससे बचा है, पहले हमने दोनों का किससे कर लिया, इससे कर लिया। एक मिनट रुक जाइए, आप लोगों को क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, मैं फिर से समझा देती हूँ। थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लेते हैं। देखिए एक्स वाई, ये क्या है, फादर का है। ठीक है, और एक्स एक्स, थोड़ा सा देखिए अब क्लियर है। देखिए जब हम एक्स क्रोमोजोम का एक्स से करेंगे क्रॉस, तो क्या आपका बनेगा, एक्स एक्स बन जाएगा, यानी कि गर्ल, यानी कि लड़की। ठीक, इन दोनों का क्रॉस होगा तो कौन बनेगा, लड़की का जन्म होगा। ठीक है, अब एक्स का फिर से हम एक्स से कर लेंगे, नहीं सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। हाँ चला, तो आपका जो हमने किया था, पहले हमने एक्स का एक्स से किया, तो आपका क्या बना, एक्स एक्स आ गया, लड़की हो गया। ठीक है, क्रॉस किया। फिर हमने वाई का किया, किससे, एक्स से किया। ठीक है, वाई का एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, यानी कि लड़का। फिर हम करेंगे एक्स का इस वाले एक्स से करेंगे, तब फिर से क्या बन जाएगा आपका, गर्ल चाइल्ड हो जाएगा। इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या हो गया, गर्ल चाइल्ड हो जाएगा। फिर हम करवाएंगे इनका, इनका बचा हुआ है एक्स और वाई का करवाएंगे तो क्या आपका बन जाएगा, एक्स वाई, यानी कि क्या हो जाएगा, बॉय। तो ऐसा होता है ना, जब मेल और फीमेल के एक्स एक्स क्रोमोजोम अगर मिल जाते हैं तो क्या बनता है, आपका गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा। ठीक है, और जो अगर आपके मेल और फीमेल के एक्स और वाई मिल जाएंगे तो किसका जन्म होगा, लड़के का जन्म होगा। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे आई होप। अगर कोई भी, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी ये क्लास दोबारा से ले लूँगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है कि मुझे समझ में नहीं आया, नहीं आया तो मतलब बैठ गए मन में लेकर, ऐसा नहीं करना। मुझे बताना है कि मुझे समझ में नहीं आया। अगर जिन लोगों को समझ में आ गया है तो वो लोग भी बता देंगे मुझे समझ में आ गया है, तो वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वंशानुक्रम के नियम देख लेते हैं। देखिए वंशानुक्रम के नियम, लॉज ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम के नियम निम्नलिखित है। पहला आपका क्या है, बीज कोष की निरंतरता का नियम। दूसरा है आपका समानता का नियम। और तीसरा किसका है, विभिन्नता का नियम। और चौथा क्या है आपका, प्रत्यागमन का नियम। और फिफ्थ आपका क्या है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। और आपका सिक्स्थ जो है आपका मेंडल का नियम। चलिए आइए देखते हैं, आ जाइए। बीज कोषों की निरंतरता का नियम देख लेते हैं क्या है। इस नियम के अनुसार बच्चे को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। तो बीज कोष के नियम में क्या बताया गया आपको, जो बच्चों को जन्म देने वाला जो बीज कोष होता है तो वो कभी क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक, आगे आइए।
और बच्चे द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंचा दिया जाता है। इस नियम को बीजमैन ने दिया था। किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। तो इनका क्या कहना था कि बच्चों में जो इनके इनके नियम के अनुसार क्या था, बच्चे को जन्म देने वाला जो बीज कोष होता है, इनका कहना था वो कभी नष्ट नहीं होता है। मतलब जो जायगोट होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, और जो क्या कर दिया जाता है, उसका जो है स्थानांतरण कर दिया जाता है किसमें? अगली पीढ़ी में। ठीक, तो ये किसका नियम था? इस नियम को देने वाले कौन थे? आपके बीजमैन थे। ठीक है, आगे आ जाइए। समानता का नियम देखिए, इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी संतान होती है। ठीक है, जो ये नियम जो था, इसके अनुसार क्या है, जैसे माता पिता होंगे उनकी संतान भी वैसी हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। ठीक है, इस नियम को स्पष्ट करते हुए सोरेनसन ने लिखा है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। सोरेनसन ने क्या कहा? अगर माता पिता बुद्धिमान हैं तो उनके बच्चे कैसे होंगे? बुद्धिमान हो जाएंगे। अगर माता पिता की बुद्धि साधारण है तो उनके बच्चे की बुद्धि कैसी होगी? साधारण बुद्धि होगी। अगर किसी बच्चे के माता पिता मंद बुद्धि हैं तो क्या होगा? उनके बच्चे भी मंद बुद्धि होंगे। ठीक, किसने कहा था ये? सोरेनसन ने कहा। आगे देखिए, इस प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी माता पिता के समान होते हैं। कौन? इनका क्या कहना था? इस प्रकार शारीरिक दृष्टि से भी बच्चे, यहाँ पे आप लोग बच्चे कर लेना, ठीक है, या बालक, जो भी आपको अच्छा लगे लिख लेना। ठीक, यहाँ पे बालक लिखना है आपको। ठीक है, बालक शारीरिक दृष्टि और मानसिक दृष्टि के जो होती है, जो उससे क्या होता है, माता पिता के समान होती है उनकी शारीरिक रचना। जैसे कि बुद्धि, उनकी जैसी बच्चों में बुद्धि होती है, उनके माता पिता की बुद्धि वैसी रही होती है। और जैसा उनका शरीर होता है बच्चों का, जैसे शरीर की रचना होती है वैसी उनके माता पिता की रही होती है। इनका किसका कहना था? सोरेनसन का कहना था। आगे आइए, यह नियम भी अपूर्ण है क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान गोरी या मंद बुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है। तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना था, मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि ये नियम पूर्ण तरह सही नहीं है, यह अधूरा है। कभी कभी देखा जाता है कि काले माता पिता बहुत काले हैं और बच्चे क्या होते हैं, बहुत गोरे हो जाते हैं। और माता पिता जो होते हैं कभी कभी बहुत मंद बुद्धि होते हैं। ठीक, उनके बच्चे बहुत प्रखर बुद्धि हो जाते हैं, बुद्धिमान बच्चे हो जाते हैं उनके। ठीक है, आगे आ जाइए। ये तो मैंने अपने, ये काले माता पिता हों और बच्चे गोरे हो जाए, मैंने अपने आप देखा है। मेरे पड़ोस में कुछ लोग हैं, उनकी जो संतानें हैं, एक दो संतानें काफ़ी गोरी हैं क्योंकि माता पिता थोड़े सांवले हैं, और उनके बच्चे जो है काफ़ी गोरे हैं, और कुछ बच्चे उनके बहुत काले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है ना, ये पूर्ण तरीके से सही नहीं था नियम। आगे आ जाइए, विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। इस नियम में क्या बताया गया? बच्चे जो हैं अपने माता पिता के बिल्कुल कॉपी नहीं होंगे, उनसे क्या होंगे? बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक ही माता पिता के दो बच्चे भी एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कि एक माता पिता हैं, उनकी दो संतानें हैं, तो वो एक दूसरे के कैसी हैं? भिन्न हैं, एक जैसी नहीं है, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखे जाते हैं। जैसे कि जैसे कि जैसे एक ही माता पिता के बच्चों का मंद बुद्धि एवं तीव्र बुद्धि होना। दो भाई बहन हैं तो ऐसा होता है कभी कभी, बहन बहुत तीव्र बुद्धि है और भाई क्या हो गया? मंद बुद्धि हो गया। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है। या फिर ऐसा हो गया कि बहन मंद बुद्धि हो गई और भाई क्या हो गया? प्रखर बुद्धि हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? आपका विभिन्नता का नियम है। आगे आ जाइए, प्रत्यागमन का नियम देख लेते हैं।
प्रत्यागमन शब्द का अर्थ विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है प्रत्यागमन का अर्थ। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यह प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। तो क्या होता है यहाँ पर? प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। जैसे मंद बुद्धि माता पिता की संतान का प्रखर बुद्धि होना, ठीक है, तो क्या हो गया? प्रत्यागमन का नियम हो गया इसमें। जैसे कि कोई माता पिता मंद बुद्धि हैं, उनके बच्चे कैसे हो गए? प्रखर बुद्धि हो गए। तो कैसा नियम यहाँ पे लग गया? कौन सा नियम अप्लाई होगा आपका? प्रत्यागमन का नियम। जागृत और सुसुप्त दो प्रकार के गुण वंश को निश्चित करते हैं। कैसे करते हैं? जागृत और सुसुप्त दो प्रकार के जो गुण होते हैं तो वंश को क्या करते हैं? निश्चित करते हैं। विपरीत विशेषताएं सुसुप्त गुणों का परिणाम होती हैं। जैसे कि विपरीत हो गए बच्चे अपने माता पिता से तो ये किसका होगा? सुसुप्त गुण हो जाएंगे, उसमें जो है विपरीत गुण होगा तो इसको क्या कहेंगे? सुसुप्त गुण वाला कहा जाएगा। जो अपने माता पिता से अलग हो गया, जैसे कि माता पिता जो है तीव्र बुद्धि वाले थे और बच्चा मंद बुद्धि हो गया, या फिर या कहें कि माता पिता जो उनके जो मंद बुद्धि थे और बच्चे उनके कैसे हो गए? प्रखर बुद्धि वाले हो गए। ठीक, और जागृत जहाँ पे होगा, ठीक है, तो उस पर क्या हो जाएगा? जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे हो जाएंगे। ठीक, अगर प्रखर बुद्धि वाले माता पिता तो बच्चे प्रखर बुद्धि वाले। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा? जागृत वाला, जिसमें जागृत का मतलब ये होता है जैसे कि आपके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे फीचर्स आपके हैं, जैसे कि आपके शारीरिक रचना जैसी है, आपकी लंबाई चौड़ाई, आपके बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, वैसे ही आपकी संतान का हो गया तो ये क्या होगा? जागृत हो जाएगा। ठीक है, जागृत गुण जो है अपने जो है। और जो सुसुप्त होता है क्या हो? विपरीत गुण में हो गया। जैसे कि आप बहुत देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपका बच्चा है थोड़ा काला कलूटा हो गया, फिर उसकी आंखों का रंग बदल गया। ठीक है, आपसे डिफरेंट थोड़ा सा। ठीक, आगे आ जाइए। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ठीक है, देखिए, इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होता है, जो परंतु लेमार्क का मत इससे अलग है। जो इस नियम के अनुसार क्या था कि माता पिता जो अपने जीवन काल में जो भी गुण जो क्या करते हैं अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? गुणों का अर्जन कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? अगली पीढ़ी में उनका ट्रांसफ़र नहीं होता, स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो लैमार्क थे इनका इससे अलग हटकर मत था। ठीक, ये एक बात बताइए, आप लोग ऐसे देखा होगा कि आपके माता पिता के अंदर कोई टैलेंट था, क्या उन्होंने तो उसको अर्जित किया था ना? तो आपने देखा कि वो टैलेंट आपके बिना अर्जित किए ही आपके अंदर आ जाए? नहीं होता है ना। तो इस नियम में यही बताया गया कि जो माता पिता अपने जीवन काल में कोई अगर गुण अर्जित करते हैं तो वो गुण जो है उनकी संतानों में जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है। लैमार्क का जो मत था इस बिल्कुल सही था इस बारे में। देखिए जो लैमार्क का मत क्या था, इससे अलग था। इनका क्या कहना था? देखिए इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने जिराफ के ऊपर एक वो किया था शोध, देखिए क्या कहा था। आइए, लैमार्क के अनुसार देखिए, जिराफ की गर्दन पहले लगभग घोड़े की गर्दन के समान होती थी। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी हो गई, जिससे पता चलता है कि जिराफ की लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। क्या होने लगा? संक्रमित होने लगा। लैमार्क के उपरोक्त कथन की पुष्टि मैकडूगल ने चूहों पर परीक्षण द्वारा की। तो जिराफ जो था, ऐसा हुआ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि जंगल में जो थे उनके लिए खाने पीने का जो नीचे नीचे घास वगैरह मिलती थी वो सूख गई। तो पेड़ जो थे काफ़ी ऊंचे थे, उनको खाने के लिए जिराफ कोशिश करता रहा। एक पीढ़ी में थोड़ी गर्दन लंबी हुई तो कोशिश कर करके वो ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने का प्रयास करता था। ठीक है, तो ऐसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यही होता चला गया तो उनकी जो है गर्दन लंबी होती चली गई। तो लेमार्क ने यही कहा है कि जैसे कि एक पीढ़ी में जो
जो उनका जिराफ जो था, जिराफ की गर्दन कैसी थी, जो घोड़े के समान थी, लंबी नहीं थी। तो वो प्रयास करता रहा, उसकी गर्दन लंबी हो गई, तो उसकी दूसरी पीढ़ी में भी वही हुआ। तो इस नियम की पुष्टि जो जो मैकडूगल थे उन्होंने चूहों पर परीक्षण द्वारा की। इनका भी मानना था कि जो है, जो गुण अर्जित किए जाते हैं, ठीक, जो माता पिता द्वारा गुण अर्जित किए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, लेमार्क का ये कहना था। आगे आइए, मेंडल का नियम देख लेते हैं। वंशानुक्रम की विशेषताओं का पता लगाने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने विभिन्न प्रयोग किए थे। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग इन्होंने मटर एवं चूहों पर किए। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, हरी मटर, ठीक है, गार्डन भी उनके मटर थी, उस पर प्रयोग किया था। और किस पे किया था, चूहे पर। देखिए, पहला क्या था, प्रभाविता का नियम था। दूसरा क्या था, पृथक्करण का नियम। तीसरा आपका क्या था, स्वतंत्र अवयवों का नियम। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपके मेंडल के नियम जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्लास लेंदी हो जाएगी तो आप लोगों के हाथों में दर्द होने लगेगा नोट्स बनाते बनाते, हो सकता है आपको समझ में भी ना आए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और वीडियो को क्या करना है, अपने जो है कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, आप लोग डीएलएड स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप तो होगा ही आपका कॉलेज का, तो इस वीडियो को किस में शेयर करना है, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना है, जिससे कि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके जिनको कहीं से भी जो है हेल्प नहीं मिल पा रही है। हो सक देखिए, ऐसा होता है ना, आपको यहाँ पे सारे नोट्स जो है फ्री में अवेलेबल करवाए जाएंगे, कोई भी पैसा नहीं पड़ रहा है आपसे। ठीक है, बाकी जगह से हो सकता है आपको पैसे में ख़रीदना पड़े, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पैसे देकर नहीं खरीद पाएंगे, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो कॉलेज ग्रुप में आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, इनको कहीं से हेल्प नहीं मिल पा रही है। ठीक, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।